नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी एंड टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 की विषय गणित की प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं और इस चैनल पर हम कक्षा 9 की सभी प्रश्नावलियों को सॉल्व करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें ताकि आपके पास ये वीडियोस टाइम से पहुंचते रहें। चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है? तो देखिए, जो भी प्रश्न हो उसमें जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से हमें जवाब देना है। तो ये पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो अभी तक आप परिमेय संख्या की परिभाषा को हम पढ़ चुके हैं कि भाई किसी भी संख्या को अगर p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और p और q जहाँ पूर्णांक और q मतलब हर वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, तो वह एक परिमेय संख्या होती है। तो हम लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब आपको बताना है क्यों है, ठीक है। ये जिसने कहा है कि क्या आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, तो एक तरीके से ये यही पूछना चाह रहा है कि ऐसा क्यों है। तो हम लिखेंगे हम इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, जो देखिए लिख सकते हैं जैसे हो गया हमारा 0 के नीचे आप 1 लिख दीजिए। अब देखिए 0 एक पूर्णांक है, मतलब ऊपर वाली संख्या पूर्णांक होनी चाहिए। 1 ये भी एक पूर्णांक संख्या है, तो नीचे 1 हो गया। नीचे 0 नहीं आ सकता, तो आपको 0 नहीं लिखना है। और क्या लिख सकते हैं, 0 के नीचे आप कोई भी संख्या लिखिए, 8 लिख दीजिए। 0 के नीचे आप माइनस वाली संख्या लिख दीजिए, ठीक है, आदि। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है और क्या कहा उन्होंने कि q 0 के बराबर नहीं है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यह है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें आपको पहले की बातें भी याद रहनी चाहिए कि हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या हो सकती है, मतलब बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब हमें वो बनानी है, हमें वो ढूंढनी है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप 3 + 4 मतलब दोनों संख्याओं को जोड़िए और उनमें 2 का भाग दे दीजिए। तो ये हो गया 7/2। एक संख्या तो ये होगी। फिर क्या कीजिए, 3 और 7/2 इन दोनों को जोड़िए और इसका आधा कर दीजिए। तो ये हो गया हमारे पास 13/2 गुणा 1/2 बराबर 13/4। तो ये विधि क्या है, थोड़ी सी कठिन पड़ती है क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा हमको मेहनत करनी पड़ती है, जोड़ और गुणा दोनों करने पड़ते हैं। अब हम थोड़ी सी आसान विधि देख लेते हैं जो वैकल्पिक विधि के रूप में भी दी हुई है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम 3 और 4 की तुल्य, इसको मैं 3/1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 4/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। 3/1 और 4/1 की तुल्य भिन्न या तुल्य परिमेय संख्याएं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तुल्य भिन्न क्या बनेगी, देखिए 3/1 बराबर 3/1 गुणा, अब देखिए संख्याएं कितनी पूछ रहा है वो 6 संख्याएं 6 पूछ रहा है बीच में। तो आपको क्या करना है कि 6 से ज़्यादा 7, 8, 9 कितना भी ले सकते हैं। तो मैं 7 ले लेता हूँ। 7 से इसको ऊपर नीचे गुणा करना है। 3 × 7 = 21 और 7 × 1 = 7, तो एक तो बन गया ये, ठीक है। दूसरा हमारा 4/1, इसका हर 7 है तो इसके हर में भी 7 ही आएगा, तो इसको भी हमको 7 से गुणा करना है। 7 × 4 = 28 और 7 × 1 = 7। अब देखिए 3/1 तो किसके बराबर है, 21/7 के, और 4/1 किसके बराबर है, 28/7 के। 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 21/7 व 28/7 के मध्य परिमेय संख्याएं कौन कौन होगी। ये एक तो हो गया है हमारा
22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्याएं पूछी थी तो हमने 6 आ गई। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देंगे, इसलिए 21/7 का मतलब 3 है और 28/7 का मतलब क्या है 4। 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्याएं बराबर हो गई हमारी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपसे सवाल हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर वही सवाल है कि हमें परिमेय संख्या निकालनी है और 5 निकालनी है। तरीके इसके दो ही हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप क्या कीजिए, 3/5, 4/5 इनको जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए ताकि इसके मध्य की परिमेय संख्या मिल जाए। तो ये हमारे पास आ गया 7/5/2 बराबर 7/5 गुणा 1/2 बराबर 7/10। तो वही बात है कि अभी तो एक ही संख्या निकली जिसमें हमें इतना समय लगा है, दूसरी निकालेंगे तो और समय लगेगा, तीसरी निकालेंगे तो और समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो वैकल्पिक विधि है उसी से हम इसको सवाल को भी कर लेंगे। कैसे करेंगे, वही हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 की तुल्य परिमेय संख्याएं या तुल्य भिन्न भी लिख सकते हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं। पहले इसको हम और क्या लिखते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 3/5 कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है बीच में। तो हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, कम से कम 6 से तो गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, 6 से गुणा कर लेंगे, 3 छिके 18 और 5 छिके 30, तो ये बन गया 18/30। 4/5 का क्या बनेगा, 4/5 का बन गया है 4 गुणा, वही नीचे 6 बनाना है तो 5 को 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 को भी 6 से, 4 छिके 24, 5 छिके 30। तो हमें ये पता चल गया कि 18/30 और 24/30 इसकी तुल्य संख्या है। तो हम लिखेंगे 18/30 और 24/30 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर कितनी होगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए 1 2 3 4 5, 5 पूछी थी, 5 आ गई। 18/30 किसके बराबर था, 3/5 के, इसलिए 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये सवाल भी हो गया हमारा। हम प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। हमें ये बताना है कि नीचे वाला कथन सत्य लिखा हुआ है या असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, इसका कारण भी हमें बताना है। देखिए पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से शुरू। वे सभी संख्याएं जो गिनती के काम में आती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है तो इसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब प्राकृत संख्याओं में तो 1 2 3 4 5 है, पूर्ण संख्याओं में 0 भी है और 1 2 3 4 5 भी है। मतलब ये सारी संख्याएं तो प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्या में है। कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या में भी है, 2 भी पूर्ण संख्या में। मतलब ये सारी संख्याएं जो आगे तक चल रही हैं ये सभी की सभी पूर्ण संख्या में है। और ये पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम कह देंगे हाँ।
हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समूह में होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समूह में होती है। ठीक है, या आप इसको यहाँ तक भी लिखेंगे कि हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो भी सही है, क्योंकि इसमें इसका उत्तर यहीं पे छुपा हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं, इसको किसको सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो पहले हम पूर्णांक संख्याओं का ग्रुप देख लेते हैं। ये सब रफ कार्य में ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है यहाँ पे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि 0 प्लस की संख्या 2 3 ये और माइनस की संख्याएं भी पूर्णांक संख्याओं में आती है। ठीक है, और पूर्ण संख्याओं में केवल क्या होती है, धनात्मक संख्याएं। ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो देखिए ये वाला ग्रुप तो पूर्ण संख्या में आ रहा है, लेकिन ये वाली संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं आ रही, मतलब सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम लिखेंगे असत्य है। क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋण संख्याएं को सम्मिलित किया जाता है। पूर्णांक संख्याओं में ऋण संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाता है। को भी सम्मिलित किया जाता है, जबकि पूर्ण संख्याओं में केवल शून्य व धनात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। होती है। अब हम प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या में तो देखिए धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, और प्रत्येक संख्या को p बटा q के रूप में ले सकते हैं, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है और p और q क्या है, पूर्णांक। तो उसको हम कहते हैं कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, मतलब बटे वाली संख्या। जबकि पूर्ण संख्या में क्या होता है, केवल और केवल पूरी संख्याएं होती है, मतलब भिन्न रूप में नहीं हो सकती संख्याएं। और परिमेय संख्याएं तो ऋणात्मक भी हो सकती है, क्योंकि ये पूर्णांक से संबंधित है, जबकि पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे असत्य, क्योंकि परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। जबकि पूर्ण संख्याएं केवल ऋणात्मक होती हैं।
तो इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 1.1 हो गई है। तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें क्लास 9th के और क्लास 10th के। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।